हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। मैं निशांत गोयल आप सभी का स्वागत करता हूं वेस्ट स्टडी ग्रुप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। वेस्ट स्टडी ग्रुप आप सबके लेकर आया है 66 बीपीएससी। इसका एग्जाम आपको साथियों पता है आने वाला है 27 दिसंबर को इसका एग्जाम है। तो उसकी पूरी फुल तैयारी आपकी बढ़िया से बढ़िया करवाने के लिए गारंटीड बैच लेकर आ रहे हैं और साथ में फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर आ रहे हैं। पूरा कोर्स आपको कराया जाएगा इसके अंदर फुल विद आपको इसके अंदर क्वेश्चंस की सीरीज भी करवाई जाएगी। और ये कोर्स आपका पूरा 70 डेज का हमने टारगेट लिया जिसके अंदर आपका पूरा कोर्स कंप्लीट कराया जाएगा। आपका एक लास्ट में कंप्लीट टेस्ट भी हम ऑर्गेनाइज कराएंगे जिससे आपको आपकी तैयारी का पता चलेगा, आपका एग्जाम में पेपर किस प्रकार से आता है आपको ये सभी पता चलेगा। तो बने रहिए वेस्ट स्टडी ग्रुप के साथ। मैं निशांत गोयल आपको इकोनॉमिक्स करा रहा हूं। तो हम पढ़ रहे थे इंडियन इकोनॉमी के अंदर। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था बैंकिंग सिस्टम के अंदर कि आरबीआई की इस्टेब्लिशमेंट क्यों की गई, आरबीआई की स्थापना क्यों की गई, आरबीआई के फंक्शंस क्या क्या थे। ये हमने पढ़ा था कि भारत सरकार के बैंक के रूप में काम करता है, इसके अलावा बैंकों के बैंक के रूप में काम करता है, इसके अलावा भारत देश के अंदर करेंसी प्रिंट करने का और करेंसी मार्केट में इश्यू करने का काम भी आरबीआई करता है। आज का जो हमारा टॉपिक है काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जाते हैं क्योंकि इकोनॉमिक एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है और हमारी रूटीन लाइफ से जुड़ा हुआ है। आप इससे दिन रात वाकिफ होते रहते हो, बैंकों में आप जाते हो, देखते हो कि बैंक में लोन सस्ते कर दिए, बैंक ने लोन महंगे कर दिए। बैंक कई बार कहते हैं कि हम 0% पर दे रहे हैं, इंटरेस्ट फ्री आपको दे रहे हैं, गाड़ी ले जाइए, मकान ले जाइए, मतलब क्या कुछ स्कीमें होती है ये। तो आज का हमारा यही टॉपिक है और काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत अच्छा टॉपिक है। इसको हम पूरा डिटेल से पढ़ेंगे, आपको बस बने रहना है अंत तक। देखो थोड़ी सी चीजें हम कई बार क्या करते हैं कि वीडियो को स्टार्टिंग करते हैं, 1-2 मिनट का वीडियो देखते हैं कि नहीं अच्छा नहीं लगा, टीचर है पढ़ा रहा है, देखो स्टार्टिंग हुई है कम से कम तो बेस तो बनाएगा ना। पहले बेस बनेगा, धीरे धीरे आपका, धीरे धीरे आप आगे बढ़ते रहोगे तो चीजें समझ में आएगी। हम पहले ही 2-4 मिनट के अंदर देख के कहते हैं कि नहीं टीचर बढ़िया नहीं है या कंटेंट बढ़िया नहीं है। जब तक आप उसका पूरा कंटेंट नहीं देखोगे आप कैसे डिसाइड कर सकते हो कि वो बढ़िया है या नहीं है। क्या आप नर्सरी क्लास के अंदर या फर्स्ट क्लास के अंदर ही आपने एडमिशन लेते ही क्या आप डॉक्टर इंजीनियर बन जाते हो? नहीं। क्या आप वहीं से अपना कैरियर स्टार्ट कर देते हो? नहीं। वहां से हमारी शुरुआत होती है क्योंकि हमारा बेस जितना अच्छा होगा हमें आगे प्रॉब्लम नहीं होगी, हमारा जो फ्यूचर होगा वो उतना ज्यादा बढ़िया होगा। तो कोशिश क्या करो संयम बरतने की, संयम बहुत जरूरी है। ठीक है, तो हम पढ़ रहे थे इंडियन इकोनॉमिक के अंदर, आज हम पढ़ेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आरबीआई का मोस्ट इंपॉर्टेंट काम भी है मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति। आरबीआई का काम है एक मौद्रिक नीति को नियंत्रित करना, टू कंट्रोल द मॉनेटरी पॉलिसी, टू कंट्रोल द मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति को नियंत्रित करना, मौद्रिक नीति को नियंत्रित करना। ध्यान रखना है साथियों, मौद्रिक नीति को नियंत्रित करना ये आरबीआई का मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है और ये एक आरबीआई का, ध्यान रखना है साथियों, मात्रात्मक काम है, मात्रात्मक कार्य है, क्वांटिटेटिव मात्रात्मक कार्य है, क्वांटिटेटिव वर्क है ये। एक होता है गुणात्मक और एक होता है मात्रात्मक। तो ये आरबीआई का मात्रात्मक कार्य है, एक क्वांटिटेटिव वर्क है, मौद्रिक नीति को नियंत्रित करना। सबसे पहली चीज आती है मॉनेटरी पॉलिसी जो होती है, मौद्रिक जो नीति होती है, इसको कंट्रोल कौन करते हैं, इसको रेगुलेट कौन करता है, इसके लिए नियम कायदे कानून रूल्स टर्म्स कंडीशंस कौन बनाता है, इस पर कंट्रोल कौन करता है? तो इस पर कंट्रोल करती है आरबीआई। ये आरबीआई के अंडर में काम करती है मॉनेटरी पॉलिसी, ध्यान रखना है साथियों। नेक्स्ट बात करें तो मॉनेटरी पॉलिसी कितने प्रकार की होती है, हाउ मेनी टाइप्स इन मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी जो होती है, मौद्रिक नीति जो होती है, ये 6 प्रकार की होती है, 6 टाइप्स कह दो,
या टूल्स कह दो या इंस्ट्रूमेंट कह दो, हथियार कह दो। आरबीआई के पास ये 6 हथियार हैं, 6 टूल्स हैं, 6 प्रकार हैं, उपकरण हैं, जिनसे आरबीआई देश के अंदर महंगाई से लड़ता है, रुपए से लड़ता है कि रुपए कम करने हैं या ज्यादा करने हैं। तो आरबीआई के पास ये 6 हथियार हैं। जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है, जो मौद्रिक नीति होती है, कैसी होती है साथियों, ध्यान रखना है, बाय मंथली होती है। बाय मंथली का मतलब होता है 2 महीने की एक मौद्रिक नीति, 2 महीने की एक मौद्रिक नीति होती है ये। ध्यान रखना है, साल के अंदर महीने होते हैं 12, एक साल में 12 महीने होते हैं, और मॉनेटरी पॉलिसी होती है कितनी, 6। तो 2 महीने की एक मॉनेटरी पॉलिसी होगी, फिर नेक्स्ट 2 मंथ की एक मॉनेटरी पॉलिसी होगी। इस प्रकार से 6 दूनी 12, तो 12 महीने के अंदर 6 मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है साथियों, काम करती है। एक चीज और ध्यान रखना, आरबीआई, जैसे मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि हमारे इंडिया का फाइनेंशियल ईयर क्या है, हमारे भारत देश का जो है वित्तीय वर्ष क्या है, तो हमारे भारत देश का वित्तीय वर्ष है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। ये हमारे भारत देश का क्या है साथियों, वित्तीय वर्ष है, फाइनेंशियल ईयर है। वित्तीय वर्ष है, फाइनेंशियल ईयर है। कि हम जो भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं 1 अप्रैल को शुरू करते हैं और 31 मार्च पर उसकी होती है साथियों क्लोजिंग होती है, पता होगा आप सभी को। उसी प्रकार से आरबीआई का भी अपना क्या होता है, एक फाइनेंशियल ईयर होता है, आरबीआई का भी अपना वित्तीय वर्ष होता है कि जिसमें वो अपना सारा अकाउंट्स वगैरह का मैनेज करता है। आरबीआई का फाइनेंशियल ईयर होता है साथियों 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक। 1 जुलाई से 30 जून तक ये आरबीआई का वित्तीय वर्ष होता है। आरबीआई को भी, जैसे बैंक जितने भी होते हैं जिन पर आरबीआई कंट्रोल करता है, उन बैंकों को अपने 1 साल का जो ब्यौरा होता है, जो रिकॉर्ड होता है, कौन से 1 साल का, 1 जुलाई से 30 जून के बीच में हमने जितने क्रेडिट करंट अकाउंट ओपन किए, सेविंग अकाउंट ओपन किए, कितना पैसा लोन पे दिया, कितना पैसा हमारा एनपीए में चला गया। एनपीए होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, जिसे हम कहते हैं डूबत राशि, जिस पैसे की आने की उम्मीद न हो। जैसे मिस्टर ए एक व्यक्ति थे, वो बैंक से 10 लाख रुपए का लोन लेकर चले गए, बाद में बैंक ने किसी कारण से कोर्ट ने उन्हें दिवालिया घोषित कर दिया या वो पैसे नहीं दे पाए, तो बैंक के पास वो पैसा आया ही नहीं। वो पैसा बैंक किस में डाल देता है, एनपीए में डाल देता है। ऐसी अमाउंट, ऐसा रुपया, ऐसा लोन जिसको बैंक का, जिसको पैसा आने की उम्मीद न हो, वो कैसा अकाउंट होता है, एनपीए होता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, जिसे कहते हैं डूबत राशि होती है। तो ये 1 साल का ब्यौरा बैंकों को अपना आरबीआई को देना होता है। ध्यान रखना है साथियों, आरबीआई का वित्तीय वर्ष होता है 1 जुलाई से 30 जून के बीच में, और हमारे भारत देश का फाइनेंशियल ईयर होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। ध्यान रखना है साथियों, ये चीज बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, कंफ्यूज मत होना कि वो हमसे आरबीआई का पूछ रहा है या भारत देश का फाइनेंशियल ईयर पूछ रहा है। तो मॉनेटरी पॉलिसी जो होती है वो उसको रेगुलेट करती है, उसको नियम बनाती है, उस पर कंट्रोल कौन करती है, तो वो करती है आरबीआई। कितने प्रकार की होती है, 6 प्रकार की होती है। और कैसी होती है, बाय मंथली होती है, 2 महीने की एक मॉनेटरी पॉलिसी होती है। क्लियर हुई चीज। इसके द्वारा आरबीआई क्या काम करता है, इसके द्वारा आरबीआई क्या करता है, मार्केट के अंदर मनी सप्लाई, मनी सप्लाई का मतलब होता है मुद्रा की पूर्ति, मुद्रा की पूर्ति, मनी सप्लाई को मार्केट में कम करता है या मनी सप्लाई को मार्केट में ज्यादा करता है। बाजार के अंदर मुद्रा की पूर्ति कम करनी है या बाजार में मुद्रा की पूर्ति ज्यादा करनी है, इस चीज पर रेगुलेट या कंट्रोल कौन करती है, वो करती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कैसे कम और ज्यादा करती है, उसके लिए उसके पास 6 टूल्स हैं, 6 हथियार हैं, जो कौन कौन से हैं अभी इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मॉनेटरी पॉलिसी को रेगुलेट करती है आरबीआई, ध्यान रखना ये चीज। एक होती है फिस्कल पॉलिसी, ठीक है, ध्यान रखना, उससे रेगुलेट करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसके बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में।
देखते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कौन कौन सी होती है, वो 6 प्रकार की। तो फर्स्ट वन इज सीआरआर, सेकंड होती है एसएलआर, थर्ड होती है हमारी आरआर, फोर्थ होती है हमारी बैंक रेट, फिफ्थ है हमारी एमएसएफ और सिक्स्थ है हमारी आरआरआर। ये आपको शॉर्ट में भी याद रखनी है और इनकी फुल फॉर्म्स भी याद रखनी है, क्योंकि एग्जाम में कई बार फुल फॉर्म पूछ लेता है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि भी रिसेंटली आरबीआई ने रेपो रेट के अंदर चेंजमेंट किया है, सीआरआर के अंदर चेंज किया है। तो देखो, अगर चीजें आपको बताऊंगा आगे में, अगर रेपो रेट में चेंज करेंगे तो ये अपने आप ही चेंज हो जाएंगी। सीआरआर के अंदर भी चेंज किया है, लोन सस्ते कर दिए हैं हमारे लिए, ताकि मार्केट में मनी का फ्लो क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए। तो इनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले इनकी फुल फॉर्म देख लीजिए, एग्जाम में फुल फॉर्म बहुत पूछी जाती है। सीआरआर होता है कैश रिजर्व रेशियो, एसएलआर होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, आरआर होता है रेपो रेट, एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड रीपर्चेज रेट। इसे रीपर्चेज रेट भी कहा जाता है, ध्यान रखना है। रेपो रेट ही होता है, इसे रीपर्चेज रेट भी कह दिया जाता है। बीआर दैट मींस बैंक रेट, एमएसएफ होता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, आरआर होता है रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर होता है नगद आरक्षित अनुपात, नगद आरक्षित अनुपात, एसएलआर होता है वैधानिक तरलता अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात, आरआर होता है रिवर्स रेट, रिवर्स रेट, बीआर होता है बैंक रेट, एमएसएफ होता है वही मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। रिवर्स रेपो रेट होता है रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर होता है कैश रिजर्व रेशियो, एसएलआर होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, आरआर होता है रेपो रेट, बीआर होता है बैंक रेट, एमएसएफ होता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, एंड आरआर होता है रिवर्स रेपो रेट। ये 6 प्रकार के आरबीआई के टूल्स हैं और ये बाय मंथली काम करते हैं, ध्यान रखना है। आपको बता देता हूं, फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है हमारे इंडिया का 1 अप्रैल से। तो अप्रैल और मई मंथ की क्या होती है, पहली मॉनेटरी पॉलिसी होती है। उसके बाद मई आ गया, उसके बाद आता है जून, जून और जुलाई की होती है सेकंड मॉनेटरी पॉलिसी होती है, दूसरी मौद्रिक नीति होती है। अगस्त और सितंबर की होती है थर्ड मॉनेटरी पॉलिसी। अक्टूबर और नवंबर की होती है फोर्थ मॉनेटरी पॉलिसी। दिसंबर और जैन की होती है फिफ्थ मॉनेटरी पॉलिसी, एंड फेब और मार्च की होती है सिक्स्थ मॉनेटरी पॉलिसी। तो देखा आपने, 2 महीनों की एक मॉनेटरी पॉलिसी होती है, 2-2 महीने तक ये चलती है। अप्रैल मई की पहली होती है, जून जुलाई की सेकंड होती है, अगस्त, ध्यान रखना ये 1 अप्रैल से 31 मई तक, फिर 1 जून से 31 जुलाई तक, 1 अगस्त से 30 सितंबर तक, ऐसे चलती है ये, ठीक है। और 1 अक्टूबर से 30 नवंबर तक, 1 दिसंबर से 31 जनवरी तक, और 1 फरवरी से लेकर 31 मार्च तक। तो 1 अप्रैल को शुरू होती है और 31 मार्च पर हमारा भारत देश का फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है, ध्यान रखना ये चीज। तो अगर आपसे पूछे अभी मंथ चल रहा है अक्टूबर,
तो अक्टूबर जो मंथ चल रहा है उस समय आरबीआई की कौन सी मॉनेटरी पॉलिसी, कौन सी मौद्रिक नीति काम कर रही है? तो अक्टूबर चल रहा है तो आरबीआई की चौथी मॉनेटरी पॉलिसी क्या कर रही है? काम कर रही है। ध्यान रखना, आपका एग्जाम होगा दिसंबर के अंदर, तो अगर आपसे पूछे दिसंबर के अंदर आरबीआई की कौन सी मॉनेटरी पॉलिसी काम कर रही है, तो आप बता सकते हो कि वर्तमान में, मतलब दिसंबर के अंदर बात करूं मैं, उस समय हमारी मॉनेटरी पॉलिसी कौन सी चल रही है? पांचवी मौद्रिक नीति की गणना चल रही है। किसके द्वारा की जाती है? ये आरबीआई के द्वारा की जाती है। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम इनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे, क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाते हैं मैं आपको वो भी बताऊंगा अभी। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सीआरआर, कैश रिजर्व रेशो, नगद आरक्षित अनुपात। होता क्या है ये? आपको बताया था मैंने कि बैंक क्या है? एक मीडिएटर है, एक बिचौलिए का काम करता है, जो क्या करता है, जिसके पास पैसे ज्यादा होते हैं उससे पैसे ले लेता है, और जिसे पैसे की जरूरत होती है उसे आगे लोन पर दे देता है। बिल्कुल सही है ये बात। तो ये इन चीजों की जरूरत क्यों महसूस हुई हमें? हम क्यों लेकर आए? आरबीआई क्यों लेकर आए? मॉनेटरी पॉलिसी जो कमेटी बनाई गई थी वो इन चीजों को क्यों लेकर आई? तो देखते हैं सबसे पहले सीआरआर। यह है बैंक, समझना ध्यान से, बैंक है ये। बैंक का काम क्या है? जिसके पास पैसे ज्यादा हो उससे ले लेता है, जिसको पैसे की जरूरत होती है उसे आगे लोन पर दे देता है। बिल्कुल सही है ये बात, सभी को पता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बैंक सारा का सारा पैसा, जितना का जितना पैसा आया वो सारा का सारा पैसा लोन पर दे दे, ऐसा नहीं कर सकता बैंक। जैसे क्या होता है कि मान लो हमारी सैलरी है 10,000 रुपए मंथली, तो क्या हम सारा का सारा पैसा खर्च कर देते हैं? नहीं, हम कुछ अपने पास सेविंग बचा के रखते हैं कि इमरजेंसी के तौर पर हमारे जो हमने सेविंग की हुई है वो हमारे काम आ सके। होता है ना, क्या हम 10,000 के 10,000 उड़ा देते हैं? नहीं उड़ाते, कुछ हम सेविंग करके रखते हैं, अपने पास बैकलॉग बना के रखते हैं। उसी प्रकार से बैंक का भी आरबीआई एक्ट 1934 में बात लिखी गई है। आरबीआई एक्ट 1934 क्या कहता है सीआरआर के लिए? कि बैंक सारा का सारा पैसा लोन पर नहीं दे सकता, बैंक को कुछ पैसा, सीआरआर की फुल फॉर्म होती है कैश रिजर्व रेशो, नगद आरक्षित अनुपात, बैंक को कुछ पैसा कैश के रूप में आरबीआई के पास रखना जरूरी है। ध्यान रखना क्या कहा है मैंने? बैंक सारा का सारा पैसा नहीं रख सकता। यह बात चल रही है किसकी? कमर्शियल बैंक की। ध्यान रखना, कमर्शियल बैंक की बात कर रहा हूं मैं। कमर्शियल बैंक और एक होते हैं नॉन कमर्शियल बैंक। वाणिज्य बैंक और नॉन वाणिज्य बैंक में क्या डिफरेंस होता है? कमर्शियल बैंक ऐसे बैंक जहां पर आम आदमी का खाता खुलता है, जहां पर आम आदमी अपना बैंक में खाता खुलवा सकता है, वो बैंक कैसा होता है? कमर्शियल बैंक होता है, वाणिज्य बैंक होता है। जैसे एसबीआई के अंदर हम जाके अपना बैंक अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, हाँ जी बिल्कुल करवा सकते हैं। पंजाब नेशनल बैंक में करवा सकते हैं, बिल्कुल करवा सकते हैं। आईसीआईसीआई बैंक के अंदर करवा सकते हैं, हाँ जी बिल्कुल करवा सकते हैं। नाबार्ड के अंदर जाकर करवा सकते हैं, नहीं। सिडबी में करवा सकते हैं, नहीं। तो ऐसे बैंक जहां पर आम आदमी का खाता खुलता हो, ऐसे बैंक को क्या कहा जाता है? वाणिज्यिक बैंक कहा जाता है, कमर्शियल बैंक कहा जाता है। तो हम यहां पर जो भी बात करेंगे वो वाणिज्य बैंक की बात करेंगे, कमर्शियल बैंक की बात करेंगे, क्योंकि ये मॉनेटरी पॉलिसी जो पब्लिक डीलिंग के लिए होती है, ये पब्लिक के साथ कनेक्टिविटी होती है इसकी सारी, ठीक है। तो वही आरबीआई कहता है क्या? कि प्रत्येक कमर्शियल बैंक को, एवरी कमर्शियल बैंक को, प्रत्येक वाणिज्य बैंक को अपनी नेट डिपॉजिट का, नेट डिपॉजिट का मतलब होता है कुल जमा राशि, जितनी बैंक के पास टोटल पैसा आया, कुल जमा राशि का कुछ परसेंट, कितना परसेंट मैं आपको अभी बताऊंगा, कुछ परसेंट आरबीआई के पास कैश के रूप में रखना जरूरी होता है। ध्यान से सुनिए, इसको प्रैक्टिकल देखते हैं। एक कमर्शियल बैंक है, मान लो एसबीआई, कोई भी बैंक है, मान लो कमर्शियल बैंक की अगर बात करें, एसबीआई है, पीएनबी है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, बात करें इनकी। एक पर्सन है मिस्टर ए, ये बैंक में आए, इन्होंने बैंक में आके
मिस्टर ए नाम के एक व्यक्ति हैं, ये बैंक में आए और इन्होंने बैंक में आके 10 लाख रुपए क्या कर दिए, जमा करवा दिए। बैंक के पास कितना पैसा आ गया, 10 लाख रुपए आ गया। फिर थोड़ी देर क्या मिस्टर बी भी आए। मिस्टर बी ने आके बैंक में 5 लाख रुपए जमा करवा दिए, डिपॉजिट करवा दिए बैंक के अंदर। बैंक का काम क्या है, जिसका अकाउंट है बैंक के अंदर, पैसा जिसका है वो अपना पैसा जमा करवा रहे हैं, जिसके पास पैसा ज्यादा है। थोड़ी देर बाद मिस्टर सी आए, इन्होंने बैंक में आके 7 लाख रुपए जमा करवा दिए। अब बैंक के पास टोटल कितना पैसा आ गया, अभी बैंक बंद नहीं हुआ है, अभी तक बैंक के पास कितना पैसा आ गया है, मान लो लंच टाइम तक बैंक के पास आ गया है 22 लाख रुपीस बैंक के पास आ गए हैं। ले रहे हैं यहां तक, ये बैंक का अभी तक का है, अभी बैंक क्लोज नहीं हुआ है, ये अभी तक का है। लंच टाइम के बाद थोड़ी देर मिस्टर ए आए और अपने अकाउंट में से 7 लाख रुपए निकालकर चले गए। अपने अकाउंट में से क्या करा इन्होंने, मिस्टर ए आए और अपने अकाउंट से 7 लाख रुपए निकाल कर ये चले गए। अब बैंक के पास कितना बचा, 15 लाख रुपए बैंक के पास बच गया। ले रहे हैं यहां तक। थोड़ी देर क्या मिस्टर सी आए और ये बैंक से 5 लाख रुपए निकालकर चले गए। अब बैंक के पास कितना पैसा बचा, 10 लाख रुपए। अब बैंक बंद होने की बारी आई। अब बैंक क्या हुई, बंद होने की बारी आई। अब जो लास्ट के अंदर बैंक के पास जमा होने के बाद, देने के बाद लास्ट में जो अमाउंट बची, कितनी बची, 10 लाख रुपए। यही बैंक का क्या कहलाता है, नेट डिपॉजिट कहलाता है, कुल जमा राशि कहलाता है। तो ध्यान रखना है, बैंक को ऐसे नहीं कि 22 लाख रुपीस उसके पास है, नहीं, उसने पैसा 22 लाख आया, कुछ डिपॉजिट हुआ, कुछ विड्रॉ हुआ, सब कुछ करने के बाद, जैसे हम होता है ना कि हम अपनी शॉप पे भी देखा होगा एक पेपर लगा के रखते हैं, पेपर बोर्ड रखते हैं, जिसपे हम लिखते हैं कि आज हमने इतना इतना सामान दिया, लिखते हैं एक तरफ, और एक तरफ हम लिखते हैं कि खर्चा क्या किया। मान लो एक दिन में हमने 500 रुपए का ये चीज दी, 500 का चार्जर दिया, 200 का रिचार्ज किया, करके हम यहाँ पे लिखते हैं कि पूरे दिन में 5,000 रुपए की इनकम हुई। देखा होगा आपने, यहाँ पे हम लिखते हैं खर्चा, खर्चे में लिखा भी 10 रुपए चाय के लग गए, 50 रुपए रिपेयरिंग का खर्चा लग गया, 1,000 रुपए बिजली का बिल भर दिया, ऐसे करके हमने लिखा 2,000 रुपए हमने खर्चा कर दिया। तो 5,000 रुपए इनकम थी, 2,000 खर्चा कर दिया। अब हमारे जो गल्ले में जो रोकड़ पट्टी है, कितना बचा है, 3,000 रुपए। वही हमारा क्या कहलाता है, पूरे दिन का हिसाब कहलाता है। वही बात बैंक के साथ है। तो 10 लाख रुपए क्या है, बैंक की नेट डिपॉजिट है, कुल जमा राशि है। इस नेट डिपॉजिट का बैंक को क्या देना पड़ता है, कुछ परसेंट आरबीआई के पास रखना होता है। कुछ परसेंट किसके पास रखना होता है साथियों, आरबीआई के पास रखना होता है। किस पर्पज के लिए, सिक्योरिटी पर्पज के लिए। सिक्योरिटी पर्पज के लिए आरबीआई के पास रखना होता है, सुरक्षा के लिए। ध्यान रखना है, सिक्योरिटी कितना रखना होता है यह डिसाइड करती है आरबीआई। वर्तमान में सीआरआर की बात करें तो कितना चल रहा है, 3% चल रहा है, 3% चल रहा है वर्तमान में। 3% मतलब 10 लाख का 3% आरबीआई के पास बैंक को डेली बेसिस पर रखना जरूरी है। मतलब डेली रखना जरूरी है, ध्यान रखना ये चीज, डेली रखना है, महीने का नहीं है, डेली बेसिस पर। जितना पैसा आया 3% आरबीआई के पास, जितना पैसा आया 3% आरबीआई के पास। जो चल रहा है वर्तमान में, जो रेट कभी बढ़ भी जाती है, कभी कम भी हो जाती है, जो चल रहा है उतना आरबीआई के पास सिक्योरिटी पर्पस के रूप में नगद कैश की फॉर्म में रखना जरूरी होता है। एक चीज ध्यान रखना, आरबीआई इस अमाउंट पर जो आरबीआई अपने पास सिक्योरिटी के रूप में रखती है, उस पर आरबीआई बैंक को कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं करता है। ध्यान रखना, मान लो 10 लाख रुपए हुए, आज 50 हुए, फिर 50 हुए, फिर 10 हुए, 1 करोड़ हुए, ऐसे करके सिक्योरिटी के रूप में अमाउंट पहुंच गई मान लो आरबीआई के पास 5 करोड़ रुपए। तो आरबीआई वो सिक्योरिटी के तौर पर अपने पास रखता है, उस पर बैंक को कोई इंटरेस्ट नहीं देता, कोई ब्याज नहीं देता है। ध्यान रखना ये चीज, ठीक है।
तो 10 लाख अगर अपने पास जमा है तो 10 लाख का 3% किसके पास जाता है? आरबीआई के पास जाता है। समझ आया आपको? ये दोबारा सुन लीजिए। सीआरआर होता है प्रत्येक वाणिज्य बैंक को अपनी कुल जमा राशि का कुछ प्रतिशत हिस्सा, कितना? 3% हिस्सा नगद के रूप में आरबीआई के पास सुरक्षा के लिए रखना होता है। ध्यान रखना है, एवरी कमर्शियल बैंक, जो जितने भी कमर्शियल बैंक हैं, उनको अपनी टोटल नेट डिपॉजिट का कुछ परसेंट एज ए सिक्योरिटी पर्पस के लिए आरबीआई के पास रखना जरूरी होता है। क्लियर है आपको ये चीज? नेक्स्ट अगर बात करूं एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, वैधानिक तरलता अनुपात। प्रत्येक कमर्शियल बैंक को, कमर्शियल बैंक की बात ही करेंगे क्योंकि लोन कमर्शियल बैंक ही देते हैं पब्लिक को, प्रत्येक कमर्शियल बैंक को अपनी नेट डिपॉजिट का कुछ परसेंट, कितना परसेंट? 18.50%। अब नगद की फॉर्म में नहीं रखना है, अब रखना है हमें गोल्ड और वर्ल्ड करेंसी की फॉर्म में, मतलब सोने के रूप में, गोल्ड के रूप में और विदेशी मुद्रा के रूप में, विदेशी मुद्रा के रूप में बैंक को अपने पास रखना क्या है? जरूरी है। ध्यान रखना, दोबारा सुन लीजिए। सीआरआर क्या होता है? कुछ परसेंट आरबीआई के पास कैश की फॉर्म में रखना होता है। एसएलआर कुछ परसेंट गोल्ड और वर्ल्ड करेंसी, विदेशी मुद्रा की फॉर्म में अपने पास रखना क्या होता है साथियों? जरूरी होता है। इससे फर्क क्या पड़ता है? इन दोनों से फर्क क्या पड़ेगा ये देखिए। यह है बैंक। बैंक के पास मान लो एक कस्टमर आया, मिस्टर ए आए, इन्होंने आकर बैंक के अंदर 1 करोड़ रुपए जमा करवा दिया। सपोज मिस्टर ए आए, बैंक में 1 करोड़ रुपए जमा करवा दिया। बैंक कब ये पैसा अपने पास तो रखेगा नहीं, आपको पता है, क्योंकि मिस्टर ए को क्या देना है? इंटरेस्ट देना है, मिस्टर ए को ब्याज देना है, तो बैंक ब्याज अपनी तरफ से तो देगा नहीं। बैंक क्या करता है? इस पैसे को आगे बोरोवर्स को क्या देता है? लोन पर दे देता है। ये बैंक का काम भी होता है। लोन पर बैंक आगे पैसा दे दिया। क्लियर है चीज? 1 करोड़ रुपया। अगर बैंक सारा का सारा पैसा लोन पर दे देता है, एक का 1 करोड़ रुपया लोन पर दे दिया, तो जो पैसा बैंकों में जमा था वो पैसा मार्केट में आ जाएगा। आने से क्या होगा? मार्केट में मनी सप्लाई क्या होगी? बढ़ जाएगी। जो मात्रा भारत देश के अंदर, मार्केट के अंदर मनी सप्लाई है, मैं लिख देता हूं पूरा इसके अंदर, मुद्रा की पूर्ति, मनी सप्लाई, मनी सप्लाई जो है मतलब मुद्रा की जो पूर्ति है वो क्या होगी? बढ़ जाएगी। क्योंकि जो पैसा 1 करोड़ रुपया बैंकों के पास था वो पैसा कहां पर आ जाएगा? मार्केट में। मार्केट में 1 करोड़ रुपया आने से मार्केट में मनी का जो फ्लो होगा, मनी की जो सप्लाई होगी, मुद्रा की जो पूर्ति होगी, वो क्या होगी साथियों? बढ़ जाएगी। लेकिन आरबीआई क्या कहता है कि सारा का सारा पैसा लोन पर नहीं देना है, कुछ पैसा मेरे पास सिक्योरिटी के तौर पर रखना जरूरी है। अब देखिए, सीआरआर चल रहा है मान लो 3% और एसएलआर चल रहा है 18.50%। इन दोनों का सिक्योरिटी पर्पस के लिए यूज होता है। टोटल कितना हो गया? इसे मैं मान लेता हूं 22%, अप्रोक्सीमेशन मान लेता हूं मैं। 21.50 हो गया, अप्रोक्सीमेशन 22 मान लेता हूं। तो 22% क्या होगा? सिक्योरिटी के रूप में रखना पड़ेगा। अब 1 करोड़ में से बैंक क्या करेगा? सारा का सारा पैसा लोन पर नहीं दे सकता। बैंक 1 करोड़ में से 22% तो क्या करेगा? सिक्योरिटी के रूप में जमा अपने पास कर लेगा। 3% तो रख देगा आरबीआई के पास और 18.50 अपने पास रख लेगा। बिल्कुल सही है, यहां तक क्लियर होगा आपको? तो 22% तो सिक्योरिटी के लिए सेफ हो गया। तो बैंक 1 करोड़ में से लोन कितना दे सकता है? आप कहोगे सर
8 लाख रुपीस का बैंक क्या दे सकता है, लोन दे सकता है, क्योंकि 1 करोड़ में से अगर 22% निकाल दें तो बाकी अमाउंट कितनी बची, 78 लाख रुपीस बची। पहले कितना दे रहा था, 1 करोड़ रुपए का, अब कितना दे रहा है, 78 लाख रुपीस का। मार्केट के अंदर क्या हुआ, मनी सप्लाई पहले की कंपैरेटिव क्या हो गई, कम हो गई। मार्केट में पहले के कंपैरेटिव मनी सप्लाई क्या हो गई, कम हो गई। अब आरबीआई खेल खेलता है, आरबीआई को पता चला लोगों के हाथ में अभी भी बहुत सा पैसा आ गया, अभी भी आरबीआई के पता चला कि लोगों के पास बहुत पैसा आ गया, जिसके अंदर मार्केट में चीजें क्या होने लगी, महंगी होने लगी। आरबीआई ने सोचा कि उनके हाथ से पैसा कैसे खींचा जाए। आरबीआई क्या करता है, सीआरआर और एसएलआर को बढ़ा देता है। ध्यान रखना है, सीआरआर एसएलआर को बढ़ा देता है। कौन बढ़ाता है इसे, आरबीआई। मान लो सीआरआर 3% से बढ़ाकर कितना कर दिया, मान लेते हैं बढ़ाकर कर दिया 5%। एसएलआर को 18.50 से बढ़ाकर कितना कर दिया, मान लेते हैं 25%। कितना कर दिया साथियों, 25% इसे कर दिया। ठीक है, ध्यान रखना एसएलआर को मैक्सिमम 40% तक किया जा सकता है। ठीक है, 25 किया मैंने, मान लो 30 कर लिया, ये 35 कर लेता हूं मैं। अब सिक्योरिटी के रूप में कितना जमा हो गया, 40% रुपीज सिक्योरिटी के रूप में। जो ये वो है जो करंट का, ये वो है जब आरबीआई को लगा मार्केट में पैसा ज्यादा हो गया, मुझे सीआरआर और एसएलआर को बढ़ा देना चाहिए, तो सीआरआर को 3 की बजाय 5 का कर दिया, एसएलआर को बढ़ाकर कर दिया 35%। अब सिक्योरिटी के रूप में कितना पैसा जमा हो गया साथियों, 40%। अगर बैंक के पास 1 करोड़ रुपया आ रहा है, इसमें से 40% तो सिक्योरिटी के रूप में सेव कर लिया। अब बैंक मार्केट में लोन कितना दे सकता है, आप कहोगे सर 60 लाख रुपए लोन दे सकता है। तो मार्केट में पहले की कंपैरेटिव क्या हो गई, मनी सप्लाई क्या हो गई साथियों, कम हो गई। तो मार्केट में पैसा कम किया किसने, आरबीआई ने। अब आरबीआई को लगा कि मार्केट में लोगों के हाथ में पैसा ही नहीं है, देश में आर्थिक मंदी आ रही है, बहुत ज्यादा लोग चीज खरीद नहीं रहे हैं, डिमांड नहीं कर रहे हैं। डिमांड कब करेंगे, जिन लोगों के पास पैसा होगा, पैसा ही नहीं है। आरबीआई क्या करता है फिर, सीआरआर और एसएलआर को कम कर देता है। जब आरबीआई बढ़ा सकता है तो कम भी तो कर सकता है ना, तो बढ़ाकर 5 करा था, 5 से कम कर कर मान लो इसको कर दिया आरबीआई ने 4%, और एसएलआर को 18.50 से कम कर दिया मान लो 20, या इसको करके कम कर दिया मान लो 16% कर दिया। अब टोटल कितना सिक्योरिटी के रूप में जमा हो गया, 20% सिक्योरिटी के रूप में जमा हो गया। 1 करोड़ में से 20% तो सिक्योरिटी के रूप में सेफ हो गया। अब आरबीआई लोन बैंक लोन कितना दे सकता है, 1 करोड़ में से 20 लाख गए तो कितना बचा, 80 लाख रुपए का बैंक क्या दे सकता है, लोन दे सकता है, जिससे मार्केट में मनी सप्लाई क्या हो गई, पहले के कंपैरेटिव मनी सप्लाई क्या हो गई साथियों, बढ़ गई। तो आरबीआई सीआरआर और एसएलआर का यूज करके मार्केट के अंदर बाजार में मुद्रा की पूर्ति को कम करता है और मुद्रा की पूर्ति को ज्यादा करता है। अगर मैं कहूं, अगर आरबीआई सीआरआर और एसएलआर को कम कर दे, अगर सीआरआर और एसएलआर को कम कर दे तो मार्केट में क्या होगा, मुद्रा की जो पूर्ति है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ध्यान रखना है, तरलता क्या होगी, मुद्रा की जो तरलता है वो क्या हो जाएगी साथियों, बढ़ जाएगी। अगर मैं बात करूं आरबीआई सीआरआर और एसएलआर को बढ़ा देता है टू इंक्रीज सीआरआर एंड एसएलआर, तो उससे मनी सप्लाई पर, मुद्रा की पूर्ति पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आपने देखा अगर ये बढ़ जाएगा तो पैसा मार्केट में कम जाएगा, और लोन से पैसा कम होने से क्या होगा, आरबीआई के पास सिक्योरिटी के रूप में पैसा ज्यादा आएगा। तो फैक्ट लिख लीजिए, सीआरआर और एसएलआर को कम करने से मार्केट में मनी सप्लाई, जो मुद्रा की पूर्ति है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और सीआरआर और एसएलआर को ज्यादा करने से मार्केट के अंदर मुद्रा की जो पूर्ति है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। दोबारा सुन लीजिए, सीआरआर और एसएलआर को अगर कम करेंगे
कम कर दिया तो मार्केट में मनी सप्लाई क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। और सीआरआर एसएलआर को अगर उन्होंने बढ़ा दिया तो मार्केट में मनी सप्लाई क्या हो जाएगी साथियों, कम हो जाएगी। करंट में सीआरआर चल रहा है 3% और एसएलआर चल रहा है कितना, चल रहा है 18.50%। ध्यान रखना है 18.50%। आरबीआई बैंक को यह रखना जरूरी ही है, ये चीजें लिखी हुई है किसमें, आरबीआई एक्ट 1934 ये बोलता है कि हर बैंक को अपना कुछ परसेंट आरबीआई के पास रखना है कैश की फॉर्म में, जिसे कहा जाता है सीआरआर, और बैंक को कुछ परसेंट अपने पास रखना होता है गोल्ड और वर्ल्ड करेंसी की फॉर्म में, इसमें एसएलआर के अंदर। ये कितना चल रहा है, 3%, और ये चल रहा है 18.50% चल रहा है। आशा करता हूं आप सभी को ये चीज समझ में आई होगी कि मनी सप्लाई को कम कैसे किया और मनी सप्लाई को ज्यादा कैसे किया। नेक्स्ट अगर हम बात करें, आरआर मतलब होता है रेपो रेट। यहां से क्वेश्चन आपके काफी पूछे जाते हैं कि कम करने से मनी सप्लाई पे या मुद्रा की तरलता पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो आप क्वेश्चन यहां से देख कर सकते हो। आरआर होता है रेपो रेट, कि जब बैंक, कोई भी बैंक है, हमें पैसों की जरूरत पड़ती है, हम किसके पास जाते हैं, आरबीआई के पास, सॉरी बैंक के पास। बैंक को पैसों की जरूरत पड़ती है तो बैंक किसके पास जाता है, आरबीआई के पास। कोई जरूरी नहीं है कि बैंक के पास हर समय पैसा अवेलेबल ही हो, कई बार नहीं हो पाता बैंक के पास पैसा, तो बैंक आरबीआई से क्या लेता है, लोन लेता है। बैंक आरबीआई से क्या लेता है, लोन लेता है। तो आता है कि लोन भी कैसा होता है, एक होता है शॉर्ट टर्म थोड़े समय के लिए, और एक होता है लॉन्ग टर्म लंबे समय के लिए। जब बैंक आरबीआई से थोड़े समय के लिए, दैट मींस शॉर्ट टर्म लोन लेता है, दैट कॉल्ड इज, उसे क्या कहते हैं, रेपो रेट कहा जाता है। ध्यान रखना है, जब बैंक आरबीआई से शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए अगर लोन लेता है, दैट कॉल्ड इज रेपो रेट, एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड रीपर्चेजिंग रेट। रेपो रेट को रीपर्चेज रेट भी कहा जाता है, ध्यान रखना ये चीज। बैंक रेट बीआर होता है, बैंक रेट का मतलब होता है जब बैंक आरबीआई से लंबे समय के लिए, लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए अगर लोन लेता है, दैट कॉल्ड इज बैंक रेट। तो क्या कहलाता है, बैंक दर कहलाता है। ये दरें होती है सारी, ये दरें डिसाइड करती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो अगर बैंक जो है वो आरबीआई से थोड़े समय के लिए ले रहा है तो क्या होगा साथियों, रेपो रेट। अगर लंबे समय के लिए ले रहा है तो वो क्या होगा, बैंक रेट होगा। इससे इफेक्ट क्या पड़ेगा, इसके कम और ज्यादा से मार्केट की मुद्रा की सप्लाई पर, मुद्रा की जो तरलता है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, देखते हैं। बैंक है, बैंक को पैसे की जरूरत हुई, बैंक किसके पास गया, भागा भागा गया आरबीआई के पास। बैंक आरबीआई के पास जाएगा, साहब पैसे की जरूरत पड़ गई बहुत अर्जेंट। आरबीआई कहता ले जा, मेरे तो काम ही क्या है, पैसे देना काम है, ले जा जितना चाहिए, इंटरेस्ट मिल रहा है, बैंक आरबीआई क्यों मना करेगा। हम भी जाते हैं बैंक के पास लोन लेने के लिए, बैंक कहता ले जाओ जितना ले आना है, आप तो टाइम पे हमें इंस्टॉलमेंट पे करते रहो, बैंक को तो फायदा हो रहा है ना, बैंक को इंटरेस्ट मिल रहा है। बैंक भी आरबीआई के पास गया कि साहब मुझे पैसों की जरूरत आ गई। अब आरबीआई कहता पैसे तो ले जा, लेकिन पहले ये तो बता कितने समय के लिए चाहिए तुझे, थोड़े समय के लिए चाहिए या ज्यादा समय के लिए चाहिए। बैंक कहता सर थोड़े समय के लिए दो। अब ये थोड़ा समय ज्यादा समय कितना होता है, ये आपके माइंड में क्वेश्चन आया होगा कि सर आपने ये तो बता दिया कि शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, थोड़ा समय, ज्यादा समय। ये थोड़ा समय कितना है, ज्यादा समझ लिया अभी साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, लेकिन थोड़ा समय कितना होता है, तो देखिए थोड़े समय का मतलब होता है, शॉर्ट टाइम पीरियड का मतलब होता है अप टू 90 डेज, 90 दिनों तक के लिए। अगर बैंक आरबीआई से 90 दिनों तक के लिए लोन लेता है तो आरबीआई बैंक को कौन सा रेट चार्ज करेगा, रेपो रेट चार्ज करेगा। ध्यान रखना है, जब बैंक आरबीआई से थोड़े समय के लिए, थोड़ा समय का मतलब 90 दिनों तक के लिए अगर लोन लेता है तो आरबीआई बैंक को रेपो रेट चार्ज करेगा। और जब बैंक आरबीआई से लॉन्ग टर्म के लिए लोन लेता है, मतलब विद इन 1 ईयर, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल के लिए अगर लोन लेता है तो आरबीआई बैंक को
बैंक रेट चार्ज करता है। तो ये रेपो रेट होता है थोड़े समय के लिए और बैंक रेट होता है लंबे समय के लिए। रेपो रेट होता है शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए और बैंक रेट होता है लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए। ध्यान रखना ये चीज। ये आरबीआई खेल खेलती है बैंकों के साथ। अगर सोच के देखो आरबीआई बैंकों को लोन सस्ते देगा तो बैंक भी आगे कस्टमर को लोन क्या देगा, सस्ते देगा। बिल्कुल सही है। अगर आरबीआई लोन महंगे देगा तो बैंक भी आगे लोन क्या देगा, फिर महंगे देगा। तो इस चीज को हम एक स्ट्रक्चर से समझते हैं तो आपको और ज्यादा क्लियर होगा और बहुत से कंसेप्ट और बहुत से क्वेश्चंस भी आपके क्लियर होते जाएंगे। देखिए कैसे, यह है रेपो रेट। ध्यान से समझना इसे, यह है रेपो रेट। इस पर कंट्रोल कौन करती है, इसको रेगुलेट करती है, कंट्रोल करती है आरबीआई। और आरबीआई आगे लोन किसे देती है, आरबीआई आगे लोन देती है बैंकों को। बैंक आगे लोन किसको देते हैं, जिसको लोन की क्या होगी, डिमांड होगी, जिसको लोन की क्या होगी, जरूरत होगी। बैंक उसे क्या देगा, लोन देगा। लोन अगर किसी के पास आ जाएगा तो मार्केट के अंदर मनी सप्लाई मतलब मुद्रा की जो पूर्ति है वो कैसी हो जाएगी, देखते हैं। अगर आरबीआई रेपो रेट को कम कर दे, मतलब लोन सस्ते कर दे, लोन क्या करे, सस्ते कर दे। आप ऐसे समझिए एक बार, यह है रेपो रेट, यह है आरबीआई और यह है बैंक। ध्यान से समझना, इसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। मान लो अभी वर्तमान में, अभी की बात इमेजिन करना, रेपो रेट चल रहा है 5%। आरबीआई ने रेपो रेट कितनी डिसाइड की हुई है, 5%। अब जब बैंक आरबीआई से थोड़े समय के लिए लोन लेगा तो आरबीआई उसे 5% पर क्या दे देगा, लोन दे देगा। बिल्कुल सही बात है। अगर अगर बैंक 5% पर लोन लेके आए तो क्या आगे बैंक कस्टमर को भी 5% पर लोन देगा। मैं, ये बोर्ड है, ये मार्कर है, ये मार्कर मैं मार्केट से 20 रुपए का लेकर आया, क्या मैं इसे आगे बेचूंगा तो क्या 20 का ही बेचूंगा, नहीं। इस पे कुछ अपनी कॉस्ट लगाऊंगा, कुछ खर्चा लगाऊंगा आने जाने का, मार्केट के अंदर जो मेरे एक्सपेंसिव लगे, खर्चा लगा, प्रॉफिट लगाकर, कुछ चीजें लगाकर, एक्स्ट्रा प्राइस ऐड कर कर मैं इसे बेचूंगा। वही बात बैंक के साथ है। बैंक कहता है 5% पर तो मैं लोन लेके आया हूं आरबीआई से, तो बैंक भी आगे क्या देगा, अपने खर्चे, अपने एम्प्लॉइज की सैलरी हो गई, अपने रेंट हो गए, एक्सपेंसेस हो गए, और भी अनदर जो भी है खर्चों को जोड़कर बैंक आगे जो लोन देगा वो देगा, मान लेते हैं 8% पर। कितने पर देगा, 8% पर। सही है। अब 8% अगर लोन मार्केट में जा रहा है तो हर कोई लेगा भी, लोन सस्ते हैं, 8% लोन लग रहा है, इंटरेस्ट लग रहा है, तो हम ले लेते हैं। आरबीआई को पता चला हर कोई बैंक में आके लोन लेने की क्या कर रहा है, डिमांड कर रहा है, क्यों, पैसा मार्केट में ज्यादा हो जाएगा। आरबीआई क्या करता है, फिर रेपो रेट को बढ़ा देता है। 5% से इसने बढ़ाकर कर दिया, मान लो इसे 8% पे। 8% पे अगर ये कर दिया, बैंक अगर आरबीआई अगर बैंक को 8% पर देगा, क्या बैंक आगे 8% से बढ़ाएगा, नहीं। बैंक भी तो आगे खर्चे जोड़कर उसे कम से कम 13 से 14% पर बेचेगा, जो भी अपना प्रॉफिट जोड़े बैंक पर बेचेगा। अगर लोन महंगे हो जाएंगे, 13% अगर इंटरेस्ट लगेगा, ब्याज लगेगा, तो क्या कोई लोन लेगा, नहीं लेगा। यही चीज हम यहां पर समझेंगे। अब रेपो रेट को अगर आरबीआई कम कर दे, कम कर दे, लो कर दे, तो बैंक को भी क्या मिलेगा, कम इंटरेस्ट मिलेगा, बैंक को भी कम इंटरेस्ट देना पड़ेगा।
बैंक अगर कम इंटरेस्ट पे रखेगा, लोन सस्ते हो जाएंगे, अगर ऋण सस्ता हो गया तो लोन लेने वालों की डिमांड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, हाई हो जाएगी। अगर लोन लेने वालों की डिमांड बढ़ गई मार्केट के अंदर, तो मार्केट में मनी सप्लाई भी क्या हो जाएगी साथियों? बढ़ जाएगी। दोबारा देख लीजिए, अगर आरबीआई लोन सस्ते कर दे तो बैंक भी लोन क्या लेगा? आरबीआई से सस्ते लेगा। अगर लोन सस्ते हो जाएंगे, हर कोई लोन लेने की क्या करेगा? डिमांड करेगा, ऋण की क्या करेगा? मांग करेगा, जिससे मांग क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। अगर लोन की डिमांड बढ़ गई तो मार्केट में मनी जो सप्लाई है, मुद्रा की जो पूर्ति है, वो भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। अब आरबीआई को लगा मार्केट में लोगों के पास पैसा क्या हो गया? बहुत ज्यादा हो गया, मुझे इनके हाथ से पैसा लेना है, मार्केट में मनी सप्लाई को क्या करना है? कम करना है। तो आरबीआई क्या करता है? रेपो रेट को बढ़ा देता है, हाई कर देता है, बढ़ा देता है। अगर रेपो रेट बढ़ जाएगी, लोन महंगे हो जाएंगे, तो बैंक भी लोन क्या लेगा? फिर महंगे लेगा। अगर लोन महंगे हो जाएंगे, क्या कोई महंगा लोन लेगा? बहुत कम लेंगे, लेंगे सही अगर जिसको बहुत ज्यादा जरूरत है। अदरवाइज लोन की जो डिमांड है, लोन की जो मांग है, वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अगर लोन की डिमांड कम हो गई, मांग कम हो गई, तो मार्केट में मनी सप्लाई भी क्या हो जाएगी साथियों? कम हो जाएगी। ये आप नोट करना चाहते तो यहां से नोट कर लीजिए आप इसे। यहां से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं बहुत बार, घुमाकर आपसे कैसा भी क्वेश्चन पूछे आप कर सकते हो। क्या आरबीआई द्वारा रेपो रेट को कम करने से, क्वेश्चन ध्यान से सुनना, आरबीआई को रेपो रेट को कम करने से मार्केट के अंदर मुद्रा की स्फूर्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर लोन सस्ते हो जाएंगे तो बैंक भी लोन क्या देगा? सस्ते देगा। लोन सस्ते होंगे तो लोन लेने वालों की डिमांड ज्यादा, डिमांड ज्यादा तो मार्केट में पैसा भी क्या होगा? ज्यादा हो जाएगा। कैसा भी क्वेश्चन पूछे आप यहां से कर सकते हो। तो अगर मैं पूछूं मार्केट के अंदर मनी सप्लाई को कम करने के लिए, मनी सप्लाई को, मुद्रा की पूर्ति को कम करने के लिए रेपो रेट पर क्या प्रभाव डालना पड़ेगा? मार्केट में मनी सप्लाई कम करनी है तो रेपो रेट को मुझे क्या करना होगा? इंक्रीज करना होगा, बढ़ाना होगा। तो समझ में आया होगा आपको ये वाली चीज, आप इसे नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, यहां से आपको क्वेश्चन डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। अदरवाइज आप न्यूज़पेपर ही पढ़ते होंगे, उसमें आप देखते भी हो आज भारत सरकार के आदेश पर आरबीआई ने क्या किया? रेपो रेट को कम कर दिया, रेपो रेट को बढ़ा दिया, सुना होगा आपने। उससे देखा होगा इंडस्ट्रियल सेक्टर पर काफी प्रभाव पड़ा, वस्तुओं की डिमांड पर काफी इफेक्ट पड़ता है इन चीजों से। जो क्या होती है, कॉस्टली, जो कहते हैं कीमती चीज, एक्सपेंसिव जो चीजें होती है, उन पर इफेक्ट पड़ता है। क्योंकि अगर आपकी लोन की डिमांड कम होगी तो आप महंगी चीजें नहीं खरीद पाओगे, महंगी चीजें नहीं खरीद। हम लोन कब लेते हैं? जब हमें गाड़ी लेनी होगी, जब हमें मकान लेना है, जब हमें गोल्ड लेना है, या अपनी हायर एजुकेशन करनी है, तब हम क्या करते हैं? लोन की डिमांड करते हैं, बहुत ज्यादा करते हैं। तब कब करते हैं? जब चाहे लोन भरा हो तब भी हम लोन की डिमांड करेंगे। क्यों? तब नेसेसरी है, चीज की जरूरत है, पढ़ाई है, जरूरी है, लेना पड़ेगा। लेकिन अगर लोन महंगा हुआ है, हम गाड़ी नहीं खरीदेंगे, जरूरी नहीं है, मकान नहीं खरीदेंगे, जरूरी नहीं है, गोल्ड नहीं खरीदेंगे, जरूरी नहीं है। एक्सपेंसिव चीजें जितनी भी हैं उन्हें हम क्या करेंगे? एक बार इग्नोर करेंगे, क्योंकि वो अननेसेसरी है, उसकी जरूरत नहीं है। समझ में आया आपको ये सारी चीज? तो अब आपका क्वेश्चन आता है कि सर रेपो रेट और बैंक रेट कितना चल रहा है वर्तमान में? मतलब अगर बैंक आरबीआई से थोड़े समय के लिए लोन लेता है तो आरबीआई कितना रेट चार्ज करेगा? तो रेपो रेट वर्तमान में चल रहा है साथियों 4% और बैंक रेट चल रहा है 4.65%। एक चीज मैं आपको बता देता हूं, ये मैं आपको जो लिखा रहा हूं ये आज के करंट के लिखा रहा हूं, मैं अक्टूबर मंथ के लिखा रहा हूं, ध्यान रखना। ये जो है आपको आज के हैं, आप जब भी एग्जाम देने जाओ आपका,
जब भी आपका एग्जाम हो, कोई भी बिहार का आपका एग्जाम हो, एसआई का हो या कोई भी एग्जाम आपका है 27 दिसंबर को, उस समय एक दिन पहले से चेक कर कर जाना, क्योंकि ये इकोनॉमिक एक ऐसा व्यक्ति है, चेंज होता रहता है इसके अंदर, ना हो तो ना हो, करना चाहे तो आरबीआई कर सकती है, ये डिपेंड करता है मार्केट पे। आरबीआई ऐसे नहीं कि इसे हर 2 महीने बाद चेंज करता ही करता है, कई बार आरबीआई नहीं करता है चेंज। ये आरबीआई मार्केट की स्थिति को देखकर करता है कि बाजार में वस्तुओं की डिमांड हो रही है, नहीं हो रही है, सेवाओं की डिमांड हो रही है कि नहीं हो रही है, उस प्रकार पे डिपेंड कर कर देखकर आरबीआई इनको कम या ज्यादा करता है। कोई जरूरी नहीं है 2 महीने बाद चेंज करना कंपलसरी ही है, ऐसा भी नहीं है। आरबीआई मार्केट पे देखकर इन्हें चेंज करता है, ठीक है। तो ये मैं आपको जो रेट लिखा रहा हूं ये आज के लिखवा रहा हूं मैं, ये ध्यान रखना चीज। नेक्स्ट आता है एमएसएफ, बहुत इजी है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। बिल्कुल अभी मैंने आपको बताया, जब बैंक आरबीआई से थोड़े समय के लोन लेता है तो क्या लगता है, रेपो रेट लगता है। जब बैंक आरबीआई से लंबे समय के लोन लेता है तो क्या लगता है साथियों, बैंक रेट लगता है। लेकिन जब बैंक आरबीआई से केवल एक दिन के लिए लोन लेता है, ओनली फॉर 1 डे, एक दिन के लिए अगर लोन लेता है तो उसे क्या कहते हैं, एमएसएफ कहते हैं। दोबारा देख लीजिए, बैंक है, ये आरबीआई है। जब बैंक आरबीआई से 1 डे, ओनली फॉर 1 डे, एक दिन के लिए लोन लेता है, अगर एक दिन के लिए लोन लेता है, ध्यान रखना 1 डे बोल रहा हूं, सिर्फ एक दिन के लिए, तो उसे कहा जाता है 1 डे, तो उसे कहा जाता है एमएसएफ। जब बैंक आरबीआई से थोड़े समय के लोन लेता है, शॉर्ट टर्म के लिए लोन लेता है, मतलब 90 दिनों तक के लोन लेता है, तो उसे कहते हैं रेपो रेट। और अगर बैंक आरबीआई से लॉन्ग टर्म के लिए लोन लेता है तो उसे कहा जाता है बैंक रेट। तीनों ध्यान रखने हैं। एमएसएफ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पूछता भी नहीं है, बस आपको ध्यान रखना कि जब बैंक आरबीआई से ओनली फॉर 1 डे, इसे इमरजेंसी लोन भी कहा जाता है, कि जब बैंक आरबीआई से एक दिन के लिए अगर लोन लेता है तो उसे क्या कहते हैं, एमएसएफ कहा जाता है। और ध्यान रखना, जो रेट बैंक रेट होता है वही एमएसएफ का रेट होता है। कितना है, 4.65%। एक दिन के लिए अगर बैंक लोन लेता है, ध्यान रखना ये चीज। अब आपके मन में आएगा सर अगर एक दिन से बढ़ जाए, अगर वो एक दिन से बढ़ जाता है तो फिर बैंक उस पर बैंक रेट चार्ज करने लग जाता है, क्योंकि उसने एमएसएफ पर लिया था। ध्यान रखना, एमएसएफ पर अगर वो नहीं देता है तो फिर बैंक उस पर बैंक रेट चार्ज करता है। ध्यान रखना, रेपो रेट चार्ज नहीं। अगर थोड़े समय के लिए ले रहा है तो रेपो रेट पर ही चार्ज करता रहेगा। अगर एक दिन का लिया है और अगर वो एक दिन के बाद नहीं दे पाता है तो फिर उसका बैंक रेट स्टार्ट हो जाता है, मतलब लंबे समय के लिए उसका स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट आता है रिवर्स रेपो रेट। आपने पढ़ा रेपो रेट, रेपो रेट कौन सा होता है, जब बैंक आरबीआई से क्या लेता है, लोन लेता है। रिवर्स रेपो रेट होता है जब आरबीआई बैंक से लोन ले तो उसे क्या कहते हैं, रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है। अभी तक आपने पढ़ा बैंक ने आरबीआई से लिया, बैंक ने आरबीआई से लिया, बैंक, जब आरबीआई बैंक से लोन लेता है तो उसे क्या कहते हैं, रिवर्स रेपो रेट कहा जाता। ध्यान रखना, जब आरबीआई बैंक से लोन लेता है तो उसे क्या कहते हैं, रिवर्स रेपो रेट कहा जाता। अब ऐसा नहीं है कि आरबीआई बैंक से लोन लेगा तो कुछ उसे देगा ही नहीं, देता है। आरबीआई उसे इंटरेस्ट भी देता है। कितना देता है, जो रिवर्स रेपो रेट चल रहा है वर्तमान में, रिवर्स रेपो रेट कितना चल रहा है, 3.35% चल रहा है वर्तमान में रिवर्स रेपो रेट। मैं आपको एक बार यहां पे रेट दोबारा लिख देता हूं क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। सीआरआर चल रहा है 3%, एसएलआर चल रहा है 18.50%, रेपो रेट चल रहा है 4%, बैंक रेट चल रहा है 4.65%, एमएसएफ चल रहा है 4.65%, आरआरआर चल रहा है 3.35%।
5%। ये ध्यान रखना, मैं आपको आज के लिखवा रहा हूं, ठीक है। आपका जब भी एग्जाम हो इसे चेक कर कर जाना, मैं फिर बोल रहा हूं, क्योंकि आरबीआई इसे मार्केट के अकॉर्डिंग चेंज करता रहता है, ठीक है। ज्यादा चेंज नहीं करता है आरबीआई, ज्यादातर जो चेंज करता है वो रेपो रेट में करता है, वो भी 0.25 का 0.35 का ऐसा ही कुछ चेंज होता है, ज्यादा चेंजमेंट नहीं होता। लेकिन अपडेट रहना जरूरी है, आपको अपडेट करते रहेंगे, मैं आपको बताता रहा करूंगा कि आरबीआई ने आज इस मॉनेटरी पॉलिसी को चेंज किया है। तो दोबारा देख लीजिए, सीआरआर होता है कि हर बैंक को अपने नेट डिपॉजिट का कुल जमा राशि का कुछ परसेंट कैश की फॉर्म में आरबीआई के पास रखना जरूरी होता है, ठीक है। एसएलआर होता है कि हर बैंक मतलब प्रत्येक कमर्शियल बैंक को, वाणिज्य बैंक को अपनी कुल जमा राशि का कुछ परसेंट अपने पास इटसेल्फ, बैंक को अपने पास गोल्ड और विदेशी मुद्रा के रूप में रखना जरूरी होता है। आरआर, जब बैंक थोड़े समय के लिए लोन लेता है आरबीआई से, तो आरबीआई उसे क्या करता है, रेट इंटरेस्ट चार्ज करता है। तो जब बैंक आरबीआई से थोड़े समय के लोन लेता है तो उसे कहते हैं रेपो रेट। बीआर होता है बैंक रेट, जब बैंक आरबीआई से लंबे समय के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए लोन लेता है तो उसे कहते हैं बैंक रेट। एमएसएफ होता है जब बैंक आरबीआई से ओनली फॉर 1 डे, केवल एक दिन के लिए लोन ले, इसे इमरजेंसी लोन भी कहा जाता है, तो उसे कहते हैं एमएसएफ, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। और जब आरबीआई बैंक से लोन लेती है तब उसे कहा जाता है रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है। सीआरआर चल रहा है 3%, एसएलआर चल रहा है 18.50%, ध्यान रखना ये 18.50 है। एसएलआर चल रहा है 4%, बीआर चल रहा है 4.65%, एमएसएफ चल रहा है 4.65%, रिवर्स रेपो रेट चल रहा है 3.35% चल रहा है। तो ये आरबीआई के पास 6 टूल्स हैं, 6 मॉनेटरी पॉलिसीज हैं जिनका आरबीआई समय समय पर यूज करके देश के लिए काम करता है। आपने इसके अंदर देखा होगा हर केस के अंदर कोई मनी सप्लाई कम हो रही है, कोई मनी सप्लाई ज्यादा हो रही है, तो सारी चीजों का खेल यही है आरबीआई के अंदर। ये मॉनेटरी पॉलिसी का टॉपिक आपका यहीं पर खत्म होता है। टॉपिक आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए, और आपके जो डाउट हो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता दिए करें। तो आज के लिए आपके लिए इतना ही साथियों, धन्यवाद। खुश रहें, स्वस्थ रहें, घर पर रहें, और वेस्ट स्टडी ग्रुप आपके साथ दिन रात मेहनत कर रहा है ताकि आप सभी का गारंटेड सिलेक्शन करवा सकें। तो बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।